आप में से कितने लोगों ने जो है लॉ पढ़ रखा है या कभी लॉ एज ए सब्जेक्ट रहा है या किसी पर्टिकुलर लॉ को पढ़ा है? कोई भी? जो आज की पीडीएफ है वो मैं आपके साथ में ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ और फिर वी विल स्टार्ट। आज मैं लेट हो गया इसलिए लोग थोड़ा से शायद कम जुड़े। मैं ये सोच रहा था कि यार लॉ नहीं पढ़ाना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। लॉ आता नहीं है मुझे। आप में से कितने लोगों को लॉ आता है? कोई लॉ पढ़ रखा है या लॉ पता है कि किस तरीके से अप्रोच करना है? कोई भी हाँ ना तो बोल दो यार। जस्ट अ सेकेंड, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने यू हैव ओनली गोन थ्रू मटेरियल्स। ओके, नहीं आता है ना मतलब, तो मेरी दुकान चल जाएगी। इट मीन्स एनीवेज, लॉ इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं दो चीज़ें आप हाँ या ना में बताइएगा। एक तो मेरी स्क्रीन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख रही है क्या? ओके, एम आई ऑडिबल? एंड सेकेंड थिंग, क्या मेरी स्क्रीन आपको ढंग से दिख रही है? यस यस, ओके, ठीक है, फाइन। सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉ। लॉ जो है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स मोर ऑफ लाइक ए मैथमेटिक्स, जिसमें आपके पास में जो प्लस माइनस है या 1 0 है, मतलब ग्रे स्केल जो एरिया है वो बहुत कम रहता है। एवरीथिंग इज कोडिफाइड, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी चीज पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और कहां से पढ़नी है। दैट्स इट। अगर आपने ये चीज कर ली तो आपका लॉ का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा हमारी हर क्लास में करते हैं, कौन कौन से पार्ट आपके सिलेबस में हैं उसको हम देख लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं जो लॉ के पेपर में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, कितना डेप्थ के क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में कितना डेप्थ पूछा गया है, एंड नाउ व्हाट आर दी पॉसिबल प्रोबेबल एरियाज जो आपको पढ़ने हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि लॉ चूंकि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि कोई भी जो लॉ होता है वो लॉ को का जो स्ट्रक्चरिंग करते हैं वो स्ट्रक्चरिंग होती कैसे है। आप जब भी किसी नए लॉ या नए एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट चीज जो है उसमें उसको डिफाइन किया जाता है कि मतलब वो है क्या। बहुत ब्रीफ में, बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट, क्या चीजें उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर डिफाइन की है, उसकी डेफिनेशन जो है। हमेशा कोई भी जो नया एक्ट है उसका जनरल फ्रेमवर्क जो है उसमें आपको जो सबसे पहली चीज मिलेगी वो उसका डेफिनेशन, उसका टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज उसमें मिलती है वो चीज होती है जिसमें आपको आपके मैक्सिमम 2 मार्कर्स मिलेंगे, जहां पे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता है कि पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन कीजिए। क्योंकि कोई भी लॉ है तो हर लॉ में उस लॉ का डिफाइन करने का तरीका, उसको देखने का जो तरीका है वो उसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि वो इस पर्टिकुलर लॉ में, अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर हम चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो चाइल्ड कौन है? वो चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड लेबर लॉ में देखेंगे जाके तो वहां पे वो चाइल्ड बदल जाएगा। तो वो जो डेफिनेशन है वो डिफाइन जो किया है कि इसमें हम चाइल्ड किसको मानेंगे। जैसे आप, एक और एग्जांपल में देता हूं
कि अगर आप कोरोना सहायता योजना की अगर गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, किसी भी योजना की गाइडलाइन को पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि कौन है ऐसे लोग जिनको हम कोरोना से पीड़ित या जिनको हम इस पर्टिकुलर स्कीम में एप्लीकेबल मानेंगे या जिनको हम विक्टिम कंसिडर करते हुए उनको हम बेनिफिट्स देंगे। तो डेफिनेशंस जो हैं वो डेफिनेशन स्टार्ट में ही आपके एक्ट में दे रखी होती है। जैसे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर पार्ट, ये आपकी स्क्रीन पे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो कि एज इट इज आपके सिलेबस का पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। दूसरा जो थर्ड जो टर्म है वो इंटरप्रिटेशन का है। उसमें उन्होंने डेफिनेशंस बता रखी है कि कौन है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, कौन है नाजुल लैंड, क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मतलब इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशन यहीं पे डिफाइन कर दी जाती हैं कि वो कौन सी डेफिनेशंस होंगी जो आपके इस परव्यू में, इस लीगल डॉक्यूमेंट के परव्यू में जो आपकी डेफिनेशन मतलब जो आपको जो डिफाइन करेगा कि कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके इसमें आएंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब एक एक करके उससे रिलेटेड ऑथोरिटीज, कहाँ लॉ एप्लीकेबल है, कौन सी जगहों पर नहीं एप्लीकेबल है, कौन से एक्सेप्शंस हैं, इनको एक एक करके डिफाइन किया जाता है। कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है, कितना ज्यूरिसडिक्शन है, ये एस्पेक्ट्स एंड टू एंड कवर होते हैं। तो ये तो हुई एक जनरल लॉ के बारे में बात कि लॉ क्या होती है और लॉ को किस तरीके से आपको पढ़ना है। कमिंग बैक टू दी बेसिक्स, जो हमारा जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर अगर मैं उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखूं तो 4 ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। पहला, जो लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, जो कंटेम्पररी लीगल इश्यूज हैं उसमें स्पेसिफिकली 2-3 लॉज उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आते हैं। चौथी चीज जो उन्होंने मतलब तीसरे का थर्ड पार्ट बी है जो उन्होंने नया ऐड कर दिया, विच इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। फिफ्थ पार्ट जो है वो पार्ट है आपका लैंड लॉ से रिलेटेड, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्ट एंड टेनेंसी एक्ट आता है। तो ये 5 मतलब अगर अपन इसको मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन को एक अलग टर्म माने तो 5 आपके पास में ब्रॉड हेडिंग्स हैं। एक एक करके अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके की चीजें पूछी गई हैं। एक तो अभी तक आरपीएससी का सेलमन भाई से बड़ा प्यार रहा है, उन्होंने जो भी डेफिनेशंस पूछी हैं वो सेलमन की डेफिनेशंस पूछी हैं। और जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है उस कॉन्सेप्ट के पार्ट में भी 6 चीजें हैं: ओनरशिप, पोजेशन, लाइबिलिटी, राइट्स, पर्सनालिटी एंड ड्यूटीज। अब उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे देखते हैं अपन। अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो ओनरशिप में सेलमेंट की डेफिनेशन पूछी गई कि किस सेलमेंट के हिसाब से ओनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पोजीशन मैंने यहाँ कलर कोडिंग कर दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस कलर इज 2018, चूंकि 2016 में 2 पेपर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, 2016 मेंस और 2016 स्पेशल। तो एक तरीके से हमारे लिए अच्छा है कि वो एक बेस हमारे पास अच्छा है। तो मतलब ये 3 पेपर्स में से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पोजीशन पे भी अगर आप देखेंगे तो सेलमेंट के 2 एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन उन्होंने पूछे हैं। 2018 में राइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन सेलमेंट की डेफिनेशन पूछी है। पर्सनालिटी में 2016 मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काइंड्स ऑफ पर्सन अंडर लॉ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे अभी तक पूछे गए हैं विकली टू ये इनकी जो टर्म्स और डेफिनेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट है। पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, फिर अपन आगे चलते हैं। कंटेम्पररी लीगल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 मेजर लॉस के बारे में बात की गई। एक तो आरटीआई, वन ऑफ द फेवरेट, आईटी लॉ एंड आईपीआर। आरटीआई के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड पार्टी आरटीआई लॉ में किस तरीके से डिफाइन किया गया है, स्कोप क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन का। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कौन ऐसे लोग हैं जो हुआ एंटाइटल्ड टू सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, कौन मंगा सकता है। आईटी लॉ की अगर हम बात करें
तो साइबर क्राइम्स के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, आईटी लॉ के अंदर एक सब पार्ट भी है साइबर क्राइम। तो आईटी लॉ में उन्होंने पूछा कि हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करिए, 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर आईटीए के हिसाब से, कंप्यूटर कैसे डिफाइन किया है आईटीए में, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। सिमिलरली अगर अपन आईपीआर में जाके देखें तो 4 काइंड ऑफ आईपीआर उन्होंने कहा कि आप 2 मार्कर क्वेश्चन है, आप लिख के बताओ कि कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो ये बात हुई कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज की और कॉन्सेप्ट्स की। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात करें तो 2018 के अंदर एक 2 मार्कर और एक 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्कर क्वेश्चन था पर्सन्स हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन बिफोर मजिस्ट्रेट सीकिंग हेल्प अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ऐसे कौन से लोग हैं जो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर चाइल्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। एक कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 स्पेशल में। सिमिलरली पॉक्सो एक्ट में उन्होंने पूछा कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। तो चाइल्ड, क्योंकि अब यहां बार बार देखो चाइल्ड की डेफिनेशन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन हर एक्ट में अलग तरीके से चेंज हो रही है। अभी तक उन्होंने चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। चाइल्ड लेबर के अंदर अगर चाइल्ड की डेफिनेशन पे जाएंगे तो चूंकि चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन बार बार चेंज होती रहती है, तो देयर इज ए हाई चांस कि इस बार वो क्वेश्चन चाइल्ड लेबर से पूछ लें। मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पर्सन्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम आया है, तो मुझे पता नहीं है कि ऐसा इतना हुआ क्यों है कि लॉ में बहुत सारा चीजें चेंज हो गई हैं, लॉ में बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। आई डोंट थिंक आई एम नॉट बीन एबल टू फाइंड एनीथिंग जो 2016 में नहीं थी या 2018 में नहीं थी। एनीवेज, तो अगर हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो वहां नेजुल लैंड क्या होता है ये पूछ लिया। एनुअल रजिस्टर वाइडर देन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया था। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट के बारे में देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी राइट्स कैसे डिफाइन करते हैं, या एग्रीकल्चरलिस्ट कौन है, ट्रेसपासर कैसे डिफाइन करते हैं, 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड ऑन विच खातेदारी राइट्स डू नॉट एक्यूर। तो देखो मैं वापस से आपको लैंड रेवेन्यू पे ले जाता हूं। अगर लैंड रेवेन्यू में आप फर्स्ट पेज ही खोल के देखोगे उस पूरे एक्ट का, तो यहां फर्स्ट पेज पे ही आपको नेजुल लैंड पता चल जाएगा कि क्या होती है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से हिट हो गया, जो सीधा सीधा आपकी डेफिनेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहां कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात आ गई, ये रेवेन्यू बोर्ड की बात हो रही है। अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इस बार पूछा जा सकता है वो रेवेन्यू बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू बोर्ड का जुरिस्डिक्शन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। मैं इसमें आपको इसको क्यों लेकर आया हूं, मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि अगर अपन सिर्फ इसके हेडिंग्स पढ़ते जाएं तो हेडिंग्स में भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहां जैसे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन सी एरियाज हैं जहां पे आपको, जस्ट ए सेकेंड, जहां ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी लैंड कैटेगरीज हैं जिसमें खातेदारी राइट्स जो है वो एक्योर नहीं हो सकते, तो वो आप इस एक्ट में सीधे सीधे सिर्फ इसके हेडिंग्स पढ़ते जाएंगे और आगे चलेंगे तो यू विल गेट दोज लिस्ट डायरेक्टली, जहां पे ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन है कौन सी नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे को ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो उस पर भी देखते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए और क्या आपको कितनी डिटेल में आपने अभी तक पूछा गया। इज इट क्लियर? शुड वी गो अहेड? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो यहां भी पूछ लीजिए, अपन आगे चलेंगे। यस, ओके, चलो गीता जी को तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने अब आपको प्रिपेयर कैसे करने हैं। तो देखो, जो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, जिसमें डेफिनेशंस की बात है ना, जिसमें ओनरशिप, पोजीशन, लायबिलिटी, राइट्स, पर्सनालिटी, ड्यूटीज,
आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको 3 चीजें करनी है। एक, इसकी डेफिनेशंस, है ना, दूसरा इसके टाइप्स, और तीसरा इनमें डिफरेंसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ 3 एस्पेक्ट्स आपको हर चीज के बारे में पता होने चाहिए। अगर आपको उतना पता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे ओनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनरशिप और पोजीशन में डिफरेंस क्या है। पोजीशन की अगर अपन बात करें तो एडवर्स पोजीशन कौन क्लेम कर सकता है। लाइबिलिटी पे एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, तो एक क्वेश्चन लाइबिलिटी पे पूछा जा सकता है, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट्स पे सेलमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, फिर भी एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है कि लीगल राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो सिर्फ अब आप क्वेश्चन का डेप्थ देखिए, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और टू द पॉइंट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स पे ही फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे पर्सनालिटी में अपन ने देखा था कि काइंड्स ऑफ पर्सन अंडर लॉ पूछ लिया, ड्यूटीज में सिविल ड्यूटीज क्रिमिनल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब आपको इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कुछ भी नहीं करना है। जो स्पेसिफिकली बहुत सारे मटेरियल आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसमें 2-3 लोगों की डेफिनेशंस दे रखी हैं, उन डेफिनेशंस को एक बार आप कीवर्ड्स उनके रख लें याद कि क्या है। टाइप्स आप जरूर देखें एक बार इन सबके, और बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको ध्यान रहेंगी तो यू विल बी एबल टू राइट आंसर, गुड आंसर। और यहां से अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक 2 मार्कर आपको यहां से मिलेगा ही। तो आप लाइबिलिटी और ड्यूटीज पे थोड़ा सा फोकस करते हुए देख कर सकते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, तो देयर इज अ चांस कि उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बस, इससे ज्यादा और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज की बात की है। तो एक ट्रेंड आपको देखना समझना होगा क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, एक्सेप्ट वो जो एनुअल रजिस्टर वाला क्वेश्चन पूछ लिया था उसको छोड़ के, जो मुझे नहीं लगता बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत ऐसा ना हो कि जो जेनरिक इंफॉर्मेशन है जिसको आरटीआई के बारे में या किसी लॉ के बारे में तो उसको नहीं पता हो, है ना। जैसे थर्ड पार्टी क्या होती है, तो अब इसमें आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा सकते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, कुछ फिलोसॉफिकल एंगल्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, और उसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि व्हाट वाज द नीड ऑफ आरटीआई, कितना एक्सटेंट तक आरटीआई जो है वो अभी अपने पर्पस को फुलफिल कर पाया है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी देयर इन योर एग्जाम। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑब्स्टेकल्स इन अप्लाइंग फॉर द इंफॉर्मेशन। एक बार ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई। मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड एज ए 5 मार्कर और एज ए 2 मार्कर। सिमिलरली अगर हम आईटी लॉज में देखें, तो आईटी लॉज में मैं आपके साथ में कुछ शेयर भी कर रहा हूं कि एग्जाम्पल ऑफ कुछ क्रिमिनल अटैक्स, साइबर अटैक्स क्या होते हैं, उसमें ये मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो साइबर अटैक्स क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है ना। हैकिंग के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा सा और एक्सटेंड पे अगर अपन देखें तो सर्ट इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजिटल सिग्नेचर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपके साइंस का भी पार्ट है, और साइंस में भी जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं वहां पे ये सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे चूंकि लीगल डेफिनेशंस के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए करना है, तो यहाँ क्वेश्चन जो आएंगे वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे, बट टू द पॉइंट आएंगे। तो वो आपको जैसे मान लीजिए पूछ लिया सर्ट इन क्या है, या आपको पूछ लिया रैंसमवेयर क्या होता है, तो वहां आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको उस डेफिनेशन को लिख पाए सीधे सीधे तो दैट इज सफिशिएंट। आईपीआर की अगर हम बात करें तो आईपीआर में ये क्वेश्चन जो है जैसे पूछ लिया गया था कि 4 काइंड ऑफ आईपीआर। आईपीआर एक वाइडर गेम है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, यहाँ ये पूछा जा सकता है कि आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, आपका पेटेंट क्या होता है।
उससे भी एक रिलेटेड मैं इन्फोग्राफिक्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिक इन्फोग्राफिक है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप तैयार भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो जीआई टैग क्या होता है ना? फीचर्स ऑफ अभी रिसेंट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसको थोड़ा सा आप कुछ लॉज में ध्यान रखिएगा। जैसे डीवीए में आपको देखना होगा, यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड जो लॉ है उसके अंदर आपको देखना होगा पेटेंट्स वाले में। एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स, जब आपकी जो स्केलेबिलिटी की जरूरत थी वैक्सीनेशन की, तो उसमें ये टर्म बहुत यूज होता है, उससे रिलेटेड टर्म है, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी 2 साल से कोविड की वजह से ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये इट वाज इन न्यूज और इट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो वो जो चीज है वो आप एक बार देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और डेप्थ में अगर अपन देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल आईपीआर पॉलिसी की अगर अपन बात करें तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यस कंपलसरी लाइसेंसिंग है, पेटेंट पुलिंग है, ये सब सारी चीजें जो है ये थोड़ा सा आपको इस बार देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी सिनेरियोज विच इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो वहां पे ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाती हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ तीसरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अगर अपन देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तीनों हर साल जो है हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्कर क्वेश्चंस ज्यादा हैं, पर अगर अपन देखें कि टाइप्स ऑफ वायलेंस कौन कौन सी चीजों को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाए, तो मतलब विच इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, हु कैन गो एंड हु कैन मतलब कौन केस कर सकता है, इसमें क्या सीवियरिटी रहती है उसकी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी पूछे जा सकते हैं। रीसेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब जो सेकंड पार्ट है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एट वर्क प्लेस, अपन ने परसों भी जब अपन कुछ और पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस दिग्विजय, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस पे जैसे क्वेश्चन है, वर्मा कमेटी पे क्वेश्चन है, वहां पर ने डिस्कस भी किया था कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी जो होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंटरनल कमेटी के बारे में लिखा भी था कि मैंने जब ये पूछा था कि कितने बेसिक लोग होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है अंकित, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये आप अब की बार देयर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बिकॉज नो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड येट ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ द सिलेबस। सो एक 5 मार्कर या 2 मार्कर तो आने का चांस है ही है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से इसकी एक तो डेफिनेशंस जो भी इस एक्ट में डेफिनेशंस हैं, और जो कमिटीज बॉडीज बनाई गई हैं वो, और जो प्रोसेस है उस पूरी आपकी जो हरासमेंट की जो कंप्लेन है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, उस पर किस तरीके के एक्शंस लेंगे, व्हाट आर दी टाइमलाइंस, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है विच इज रिलेटेड टू पॉक्सो। पॉक्सो के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन को पूछा गया है। तो अब पॉक्सो में अभी बहुत सारी पॉक्सो से रिलेटेड न्यूज डिबेट्स में थी कि किसको पॉक्सो के अंदर एक सेक्सुअल एक्ट माना जाए या नहीं माना जाए। तो उसमें उस डेफिनेशन को मतलब कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसके अंदर क्राइम के परव्यू में आएंगी, तो उस पर एक जेनरिक क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्कर, जिसमें आपसे पूछ लिया कि इन लिस्ट कौन कौन से सिनेरियोज में पॉक्सो एक्ट लग सकता है, या पॉक्सो एक्ट किस किस पे लग सकता है ना। तो मतलब ये भी अपने को आपको देखने की जरूरत है कि इसको किस कैटेगरी में जो है इस एक्ट को माना गया। फिर जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि ऑफेंसेस इंक्लूडेड इन पॉक्सो एक्ट इज आल्सो समथिंग व्हिच यू शुड रीड एंड ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि ये सारे
ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि मतलब इट इज एज इफ कि आपके इट्स रिटन ऑन द वॉल कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है ये, इसलिए इसको थोड़ा सा उन चीजों को जहां पर मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं उनको आप अच्छे से लिख लें, अपने आंसर कॉपी में उसको अच्छे से मेंटेन करें, इट विल हेल्प यू आउट। चाइल्ड लेबर का जो एस्पेक्ट है उस सेगमेंट पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो देखो यहाँ अगर अपन इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखें तो यहाँ पॉक्सो और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए। दो चीजें जो छोड़ दी गई हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट WP छोड़ दिया और एक चाइल्ड लेबर छोड़ दिया है। तो अब चाइल्ड लेबर में अभी तक का जो ट्रेंड है, यहाँ पे इन्होंने हर एक्ट से चाइल्ड की डेफिनेशन पूछी है। तो अब आपको चाइल्ड की या किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को पूछा जा सकता है चाइल्ड लेबर से कि उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं चाइल्ड लेबर एक्ट में उसको भी आप पढ़ लें। हालांकि उस क्वेश्चन को पूछने के यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी उनको अगर आपको ध्यान रहना चाहिए। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्योंकि उसमें अगर डेफिनेशन चेंज हो गई है या उसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है विच इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। यहाँ सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन ये पूछी जा सकती है कि who can apply as an indigent senior citizen, what is the definition of child, what is the definition of parent, and how do you define parent, किसको मेंटेनेंस मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका पर्पस क्या है इस एक्ट को लाने का, हाउ डू यू डिफाइन रिलेटिव्स, है ना। ये सारे सेगमेंट्स जो हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर आप डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करें तो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे 2 मार्कर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। अब जो सबसे बोरियत और सबसे लंबे एक्ट्स जो हैं वो 2 एक्ट हैं। बोरियत तो नहीं है, मतलब अगर इसको ढंग से अगर पढ़ लें तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड राजस्थान टेनेंसी एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट पे आपने देखा होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 4 क्वेश्चन, 4 3 7 क्वेश्चन तो इसी बेसिक पूछ लिए गए। और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी नाजुल लैंड, प्राइमरी राइट्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, अगर आप कोई भी ये जो भी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ना, ट्रेस पासर, एग्रीकल्चरलिस्ट, नाजुल लैंड और ये सब प्राइमरी डेफिनेशन में यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। सो आपको अब इस पूरी एक्सरसाइज से जो भी अपने की है उससे एक बात तो क्लियर है कि यू कैनॉट स्किप द डेफिनेशन पार्ट, यू कैनॉट स्किप द specific terminology which has been mentioned in any of the law। तो ये 2 एस्पेक्ट्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। करना कुछ भी नहीं है, आप या तो बेयर एक्ट ले लीजिए, नहीं तो या तो मैं उसको हाईलाइट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर नहीं। और तीसरी एक और चीज है कि जो रिकैप सीरीज जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसमें हम सारे कीवर्ड्स एक साथ आपको दे देंगे कि वो जिससे आपको वो चीज रिकलेक्ट करने में आसानी होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली लॉ विल बी दी फर्स्ट सब्जेक्ट जिसको हम लोग अपने उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। गोचर भूमि क्या होती है, नल बात क्या होता है, खुद कास्ट लैंड क्या होती है, ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये ऑलरेडी इट इज गिवन इन द एक्ट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द एक्ट। सो डोंट स्किप दैट पार्ट, गो रीड दैट थिंग, है ना। उससे आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ आएगी कि क्या है, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट मार्कर होंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड, रेवेन्यू बोर्ड पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। रेवेन्यू अपील अथॉरिटी क्या होती है, अपील रिव्यू एंड रिविजन का मैकेनिज्म रेवेन्यू के एक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे है, म्यूटेशन ऑफ लैंड क्या होता है, रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन सेटलमेंट, व्हाट इज द ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ ए सेटलमेंट ऑफिसर। these are few of the dimensions which you need to understand। तो यहाँ पे एज आई सेड डेफिनेशन, अगर उस पर्टिकुलर लॉ में कोई कंपोजिशन, कोई बॉडी बनाई गई है तो वो बॉडी उसका मेन वर्क, और उस पर्टिकुलर लॉ में अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलता है तो उसको मिलने का तरीका, कौन ले सकता है, कितना ले सकता है, कब ले सकता है, कहां से ले सकता है, कौन देगा। ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो मोस्ट प्रोबेबली उन 7 क्वेश्चन में से आपको
5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल ही जाएंगे। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की भी बात करें तो अगर जैसे कि अगर कोई टेनेंट है उसको कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहेंगे जिससे उस टेनेंट को जो है उसका जो राइट है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है ना। लैंड एंड सरप्लस लैंड क्या होती है, गोचर भूमि क्या होती है, टेनेंसी कौन कौन से टाइप ऑफ टेनेंट्स हो सकते हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या हो सकती है टेंडर्स की, टेनेंसी उसमें इजारेदार क्या होता है, ठेकेदार क्या होता है। मतलब दीज आर फ्यू ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो लॉ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत स्पेसिफिक चीज है। एज आई सेड इट इज मोर ऑफ लाइक ए मैथमेटिक्स। आपको पढ़ना उसको प्रिसाइजली पड़ेगा, डेफिनेशंस को ध्यान रखना होगा, कंपोजिशंस को ध्यान रखना होगा, उनकी पर्टिकुलर फंक्शनिंग पावर को ध्यान रखना होगा, और किस तरीके से उसमें अगर कोई एग्रीव्ड को कोई बेनिफिट मिलता है तो वो बेनिफिट्स किस किस तरीके से मिल सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कितना देर में मिलेगा, कौन मांग सकता है, कैसे मांग सकता है। दीज आर फ्यू ऑफ द डायमेंशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर अपन हर लॉ को समराइज करें तो इट शुड नॉट बी ए मोर देन 1 पेज और समरी ऑफ दैट लॉ, उतना ही सफिशिएंट होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट को तैयार करने के लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड द फ्लोर इज ओपन नाउ फॉर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो दिग्विजय ने पूछा था, मैं एक बार उसको रीट्रेट कर लेता हूं कि सर आई वाज गोइंग थ्रू आरपीएससी मेंस कॉपीज ऑफ लास्ट ईयर टॉपर्स, व्हाई स्कोर इन लॉ पार्ट इन इज लो, it is because of not quoting specific section of the law. See, you cannot quote the specific section every time. Sometimes you miss the basic terminology and keywords, क्योंकि लॉ में एज आई सेड कि ये मैथमेटिक्स की तरह है, तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें बहुत प्रिसीजन की जरूरत है। इसमें आप हवाई आंसर नहीं लिख सकते, है ना, या तो आता है या नहीं आता है। बहुत सुपरफिशियल आंसर्स वोंट गेट गुड मार्क्स। तो आपको उसको थोड़ा सा, इसलिए की टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करोगे तो हो जाएगा। अंकित का क्वेश्चन एक जेनरिक क्वेश्चन है, उसको भी अपन बाद में डील करेंगे। दिव्या कुछ पूछना चाह रही हैं। दिव्या, आपको मैंने राइट दे दिया, आप पूछें। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। सर ये जो धाराएं वगैरह है हर एक लॉ के अंदर, वो हमें अच्छे याद रखनी पड़ेंगी क्या? वो तो मिक्स हो जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। नहीं याद रखनी है, बहुत स्पेसिफिक अगर कोई सेगमेंट है तो उसी को आपको इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट सेक्शन उसके याद रखने की जरूरत है। बाकी अब अपना माइक म्यूट कर लें दिव्या। बाकी सब जगहों पे आपको सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। हर किसी को हर सेक्शन याद नहीं हो सकता। पर कुछ बहुत फेमस सेक्शंस हैं, है ना, जैसे अभी अपन एवरग्रीनिंग की बात कर रहे हैं या कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके सेक्शंस ऐसे हैं जो आप हर वक्त पढ़ते हैं और आपको याद भी रहने चाहिए। तो इस तरीके के कुछ सेक्शंस हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको आंसर्स में लिखेंगे तो आपका आंसर एक बेटर लर्नड आंसर दिखेगा। सौरभ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सर ने भी कई वीडियोस जो हैं वो लॉ के लिए बनाए थे। सौरभ, कैन यू हियर मी? हाँ जी सर, यस सर। जी, एक्चुअली हमने काफी सारा डिस्कशन ये लॉ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से एरियाज को फोकस करना है, उस पर भी किया। आप चूंकि लॉ को आप ही डील कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आमन सर। बेसिकली लॉ के 3 से 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड भी हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है वो है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज में हमारे आरटीआई से लेके आईपीआर से लेके साइबर क्राइम तक के इश्यूज आते हैं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। आरटीआई में जैसे कि अगर 2 मार्क के क्वेश्चंस में हम जाएं तो हम सीधा सीधा देखेंगे
कि किस तरह से जो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो सेक्शन 3 हो, सेक्शन 4 हो, सेक्शन 8 हो, सुमोटो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन हो, या सेक्शन 8 आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस चीज का सेक्शन है। तो इस तरह के सेक्शंस के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे केस हैं जहां पे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देने को मना कर सकती है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, तो ये सीधा 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली आईपीआर की जो हमारी रिसेंट पॉलिसी है, तो एक तो वो आ सकता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस तरह की पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ था, या पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंपलसरी लाइसेंसिंग एवरग्रीनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेक्शन 3D क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली वहां आ सकते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज में। सिमिलरली साइबर क्राइम्स पे रिसेंटली जैसे हम कंटेम्प्रेरी चीजों को अगर कनेक्ट करें तो हम देखेंगे बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ है, क्राइस्ट चर्च कॉल हुआ है, और इस तरह की चीजों की क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है। और दूसरा नॉर्मल जो स्टैटिक क्वेश्चन साइबर क्राइम्स में चलेंगे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, या फिर रैंसमवेयर जो था, जो अभी रिसेंट न्यूज में थे और साथ में स्टैटिक के साथ भी चल रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लैंड लॉस की तरफ जब हम आते हैं तो लैंड लॉस बेसिकली कंप्लीटली रेवेन्यू बेस्ड है। इसके अंदर 2 जो मेजर एक्ट्स आएंगे, अगेन लैंड रेवेन्यू एक्ट आएगा 1956 का, टेनेंसी एक्ट आएगा, और इसके जो पहली चीज तो टाइप्स ऑफ लैंड क्या क्या है, किस किस तरह की लैंड बता रखी है वो आ सकता है, अलग अलग लोगों के राइट्स क्या क्या है वो आ सकता है, और किस तरह से जो आपकी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनके पास उसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं वो इस चीज में पूछी जा सकती है। तो ये जो हम हमेशा बोलते हैं कि माइक्रो एनालिसिस ऑफ सिलेबस, तो जैसे ये माइक्रो एनालिसिस ऑफ सिलेबस में जाएंगे तो हम देखेंगे सिलेबस की एक लाइन के अंदर जो भी चीजें दी हुई है वो ही क्वेश्चंस के रूप में आएंगी, और 1-2 इधर उधर से कंटेम्प्रेरी या करंट अफेयर्स आ सकते हैं। सर आमिर सर, आई गेस आपने वैसे सारा कवर कर दिया होगा, आई वाज लेट, तो आप इसके ऊपर और आगे बताएं। नहीं, हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, और काफ़ी प्रोबेबल एरियाज भी हम लोगों ने देखे हैं कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके जो दोनों वीडियोस थे वो भी मैंने वापस से रीशेयर कर दिए हैं ग्रुप में, जो जिन लोगों ने मिस कर दिए हैं अगर उन्होंने नहीं देखे हैं तो दे कैन गो एंड उससे उस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल रेडी रेकनर के तौर पे आपके लिए काम करेंगे एग्जाम में। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई बात करनी हो तो वो कर सकते हैं। सर मैंने आपसे कहा था कि जो क्विक रिकैप सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली द वेरी फर्स्ट 1 और 2 जो उसका सेगमेंट होगा उसमें हम लॉ को डील करेंगे, और लॉ के जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम क्वेश्चन पूछने की उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। यस दिग्विजय, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक अप। आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं दिग्विजय। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस प्लीज। सर अभी रिसेंटली जैसे ये आया था कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर वाले से रिलेटेड एक परसों या शायद कुछ एक न्यूज़ था कि इसमें जो आप कोई नॉर्मल रिलेटिव है, अगर आपके चाइल्ड नहीं है तो वो भी आपको, अगर वो आपकी मतलब वसीयत में कुछ ले रहे हैं तो दे आल्सो हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स। तो ऐसे मतलब चांसेस हैं सर कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था तो मे बी दे विल आस्क। सौरभ, आप एक बार कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल भी मतलब प्रोबेबल नहीं है, मतलब अगर कोई 1% चांस है तो बात अलग है। कंटेम्प्रेरी अफेयर के साथ कोई अगर मेजर क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्कर में, तो जैसे आपने बताया कि इस तरह की एक छोटी सी न्यूज आई है, तो इस न्यूज को हम एज अ फिलर यूज कर सकते हैं कि किस तरह से, ऐसे आज भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि किस तरह से डॉटर्स को वसीयत में हक दिया जाएगा। तो ये सब तो नेटी ग्रिटी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हैपनिंग्स होती रहेंगी, और इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें बिगर पिक्चर की तरफ देखना होगा, जहां पे 10 मार्कर क्वेश्चंस या 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, और 2 मार्कर क्वेश्चंस में हमें स्टैटिक पार्ट पे लिमिटेड रहना होगा। इतने छोटे लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं है ऑन माय पर्टिकुलर पार्ट ये, और ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इसको जाके बहुत डिटेल में पढ़ें।
हाँ, पर दिग्विजय हाँ जी अगर जो डेफिनेशंस है ना, जैसे अभी अपन ने रिलेटिव की डेफिनेशन की बात करी कि आपने जैसे अभी कहा कि उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया, तो डेफिनेशन जो ऑलरेडी विच इज देयर इन द एक्ट, तो डेफिनेशन वाला पार्ट तो हमेशा रिपीटेटिवली आरपीएससी पूछ भी रहा है, तो 2 मार्कर्स में वो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। उसको लिंक करके कंटेम्प्रेरी या आपका जो करंट अफेयर्स है उससे लिंक करने की जरूरत नहीं है। You should focus on the definition part otherwise as well. थैंक यू सर। सर वन मोर थिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू लॉ एक्चुअली। हम लोग काफी लेट स्विच किए मतलब आरपीएससी में प्री के बाद ही, और फंडा बॉक्स इज डूइंग रियली गुड जॉब, लाइक स्पेशली हिंदी वाला सर बहुत यूज आ रहा है लंच टाइम में या कभी भी सुनते हैं उसको, हिंदी के चौपाल। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी पूरी टीम को सर। Thank you for the kind words. किसी और को कुछ कहना है या कोई और बात रखनी है या कुछ क्वेश्चन है? खत्म करें फिर अपने उसको सेगमेंट को। कोई जेनरिक डाउट है, कोई जेनरिक सजेशन है, कोई जेनरिक चीज पूछना चाह रहे हैं, फिर लास्ट में हम अंकित के क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। सर एक सर इंग्लिश से रिलेटेड एक चीज क्वेरी थी सर, छोटी सी, अगर आप बताइए। परमिशन दें। हाँ जी, बताइए। सर ये पूछना था कि सर जो पारिभाषिक शब्दावली करके एक जो टॉपिक है सर, तो उसमें जैसे हम लोग जो बुक्स जो रेफर कर रहे हैं उसमें सर बहुत ही डिफिकल्ट टर्म दी हुई थी, वही हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी टर्म मिल जाता है। तो सर कितना जरूरी है कि हम एग्जैक्ट सेम वही टर्म यूज करें उसके लिए? नहीं, वो तो उसका पर्पस वही है कि आपको यू शुड नो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, पर उसमें भी मतलब अपन 100 या 200 वर्ड्स जो हैं उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उसमें से फिल्टरिंग करके उसको कर सकते हैं कि ज्यादा प्रोबेबल कौन से एरियाज हैं जिसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। अदरवाइज वो तो लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत एंडलेस है, तो सारी चीजों को तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। पर कुछ जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, या अगर आप कोई भी बहुत बेसिक वर्किंग अगर आप देख रहे होगे गवर्नमेंट की तो उसमें यूज होती है, बट हमें उसका एग्जैक्ट टर्म पता नहीं होता। तो एक कहते हैं कि आपके साथ में कुछ हाईली फ्रीक्वेंट और प्रोबेबल वर्ड्स जो हैं उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू in at least filtering down your efforts. थैंक यू सर। कोई और कुछ कहना चाह रहा है या सब प्रवचन सुन के परेशान हो चुके हैं? सौरभ सर आप ही कुछ कह दो। सर मैं जी, आपकी आवाज ऑडिबल है सर? जी प्लीज। हाँ, तो सर मैं इसी के अंदर ऐड करना चाह रहा था। मैं कह रहा था कि जो शब्दावली है, ये इस तरह की जो भी चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि पास्ट ईयर में जितने भी आ चुके हैं वर्ड्स, आप उनको अगर आप लिटरली अगर आप उनको क्रैप कर लोगे, अगर आप उनको रट लोगे, तो आपका 40-50% काम तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी टफ वर्ड्स आ रहे हैं वो मोरलेस कहीं ना कहीं 30 से 40% वहीं से घूम फिर के बार बार आ रहे हैं। आप पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि वर्ड्स बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, राइट? तो ये तो एक तरीका हो गया। और अच्छी चीज ये है कि आप लोग ऐसी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर और स्पेशली पेपर 4 ही एक ऐसा इस बार हथियार है, क्योंकि मैथ्स तो है नहीं, जो कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेगा। अदरवाइज मोरलेस जहां पे सबको 5 में से 3 मिल रहे हैं, आपके बहुत अच्छे आंसर को 3.5 मिल जाएंगे। यहाँ पे आप काफी अच्छा एडवांटेज और काफी अच्छा एज ले सकते हो। तो मैं आप सभी को अभी भी यही बोलूंगा कि डेली आप टाइम निकाल के हिंदी और इंग्लिश को एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखिए, एट द वेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जी थैंक यू। और कोई मेरा दोस्त? मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी आप ही कुछ कह लो यार, नहीं तो फिर जो अंकित ने क्वेश्चन पूछा है
उसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। अंकित ने क्वेश्चन पूछा है, सर सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, कुछ सब्जेक्ट्स तो अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, फीलिंग वेरी नर्वस एंड डिप्रेस्ड, प्लीज गिव सम सजेशंस। सी, as we are reiterating this thing again and again, it is very high time. आपके पास में लिमिटेड टाइम है, आप उसको लड़के अपना वक्त जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या इस टेंशन में कि क्या होगा ये सोच के अपना वक्त जाया कर सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि फुल फोर्स के साथ लड़िए। आप अपने टूल्स, अपनी मेमोरी, अपनी हेल्थ, इन सबको शार्पन रखिए, उसको फोकस्ड रहिए, और मैक्सिमम एफर्ट्स, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट और बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना। इसीलिए ये एक्सरसाइज अपन रोज बार बार कर रहे हैं। ये सारा जो डिस्कशन है इसका मकसद यही है कि आप उस डीक्लटर कर सकें अपने पूरे जो आपके पास में चीजें हैं अवेलेबल, उसको उसमें से जो भी स्क्वीज करके जो चीज आपको बिल्कुल फोकस करनी है उसको ही हम आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपना टाइम इस बात में बिल्कुल जाया मत करिए कि हमारे पास में टाइम नहीं है तो हम क्या करें। जी नितिका बोलिए। सर करंट अफेयर कौन से मंथ तक का पढ़ना है? जनवरी तक का कवर करना है? जैसे कौन कि से पेपर? पेपर 3 के लिए जैसे जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं इकोनॉमी में, तो मतलब कौन से मंथ तक का कवर करना है? आपने पुराने पेपर देखे क्या? अगस्त से लेकर देखे ना सर? देखें, उसमें से कितना करंट अफेयर्स आता है? नहीं सर, जो आईआर के लिए और कुछ जैसे इकोनॉमी में यूज करने के लिए है। See, that is why I'm asking, why I've asked you that question, because you have to understand what type of question has been asked by RPSC. अगर आप जैसे यूपीएससी है तो यूपीएससी में तो क्या होता है कि वो हर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना आपको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें बिल्डअप होता जाता है और बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ ली जाती है जो हो सकता है कि अगस्त में हुई हो और पहले नहीं हुई हो। बट आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बहुत डिफरेंट टाइप का ट्रेंड है। वहां पे क्वेश्चन स्टैटिक नेचर का पूछा जाता है, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, है ना। तो आप उस पे एक तो क्विक ग्लिम्स में क्विक गो थ्रू करिए कि अगर ऐसी कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो, यस एग्जैक्टली स्किम कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज हुई हो तब तो उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको पढ़ना है। अदरवाइज जिस तरीके एग्जैक्टली बिकॉज जिस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है ना आरपीएससी, उसमें वो करंट अफेयर्स के मटेरियल को रोज रोज ले लेके बैठ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो मान लो एससीओ के बारे में आपको पूछता है कि एससीओ के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मतलब तो उसमें मुझे तो वो उसमें मुझे लगता नहीं, मतलब रिसेंट वाले पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मान लो कोई बहुत ही स्पेसिफिक कोई ऐसी सबमिट हुई है जिसमें आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ हुई थी, तो दैट यू शुड नो, अदरवाइज यू कैन स्किप दी होल कंटेंट। और आप उसका बेसिक्स जो है ना वो आप उसको ध्यान रखिए कि क्या है, उससे भी आप आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि 5 मार्कर्स और 2 मार्कर्स स्पेशली उसमें क्वेश्चन पूछता है, और 10 मार्कर जो क्वेश्चन होता है वो तो बहुत ही जेनरिक टाइप का क्वेश्चन होता है। यूपीएससी भी वो बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछता है, अगर नेबरहुड्स पे क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम्पल में आप जरूर उसमें कोट कर सकते हैं उन चीजों को, तो करंट अफेयर्स आप डाल सकते हो। एग्जैक्टली तो अब पर वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास में दूसरी चीजों का टाइम आपने वो कवर कर लिया है, है ना। अगर वो नहीं है टाइम तो फिर यू कैन स्किप एज वेल। ओके सर। या बसंत जी, यस 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिटेल्स उसकी कल हम देंगे आपको यार, आज भी हम लोग नहीं, टाइम नहीं मिला तो हम नहीं कर पाए, पर कल तो जरूर दे देंगे कि क्या कर रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है? अंकित का क्वेश्चन का जवाब भी मैंने वैसे दे दिया था कि आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें इस बात को सोचने में, क्योंकि इसको सोचना भी एक टाइम वेस्ट करने जैसा ही है कि होगा कि नहीं होगा, कितना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट टाइम है कि नहीं है। इस चीज का कोई जवाब नहीं है।
आप बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने एफर्ट्स फोकस करिए और मैक्सिमम एफर्ट देने का कोशिश करिए। जी सौरभ सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं एक्चुअली सर मैं एक्चुअली करंट अफेयर्स वाली बात पे ही बोल रहा था। तो आपने बिल्कुल एक्चुअली प्रिसाइजली उसको समराइज कर दिया कि पहली चीज तो GS3 हो GS2 हो, कहीं पे भी करंट अफेयर्स का एज सच कोई टॉपिक नहीं है। करंट अफेयर्स या कोई भी चीज एक ही काम आ सकती है कि आपका कौन सा स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा प्रोबेबल हो चुका है। अगर रशियन प्रेसिडेंट आ चुके हैं तो इंडिया रशिया के रिलेशन ज्यादा प्रोबेबल हो चुके हैं। दूसरा जो करंट अफेयर्स काम में आ सकते हैं वो इस काम में आ सकते हैं कि आप अपने आंसर को और सुंदर बना सकते हैं, एक दो छोटी छोटी केस स्टडीज या एग्जाम्पल देके या पॉइंटर्स देके। और तीसरा जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बात करी गई थी, तो अगर अभी आप लोग सोच रहे हैं कि आप इकोनॉमिक सर्वे इस तरह की कोई भी चीज पढ़ पाएंगे, तो दैट्स नॉट फीजिबल एंड नॉट पॉसिबल। अगर 5-10 पेज की कोई समरी मिल रही है, जस्ट गो थ्रू दैट। और हम लोग अगर हम कोशिश करेंगे कोई लेक्चर या वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने की, हम बना पाए, तो आप सिर्फ उसको देखिए, ज्यादा इन चीजों के ऊपर मत भागिए। फोकस कीजिए आंसर राइटिंग स्किल्स पे, अपने आंसर की क्वालिटी सुधारने पे और स्टेटिक पोर्शन को सबसे पहले कंप्लीट करने पे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर जी, तो आई होप नितिका आपका आंसर भी हो गया होगा और बाकी सबको भी जो ये कंफ्यूजन है विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, उनको भी एक क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से इसको आगे लेना है। और कोई अगेन सब्जेक्टिव है बसंत जी, आप किसी की हायरार्की दिखाना चाह रहे हो, कोई फ्लो दिखाना चाह रहे हो कि किस तरीके से आरटीआई प्रोसेस होती है या किस तरीके से ग्रीवियंसेस रिड्रेसल होती हैं, तो उसमें आप दिखा सकते हो डायग्राम में। हर चीज में मतलब ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि मतलब यही चीज एक बार बोल दी है या ये चीज डिसाइड कर लिया तो यही करना ही करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लिमिटेशन नहीं है। मैं अपना इंटरनेशनल मैंने अपना आईएएस के पेपर का आपको एग्जाम मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर आई हैव ड्रॉन few of the diagrams. I had drawn few of the diagrams which was related to participation of SC, STs and women in parliament. तो वो क्वेश्चन इस तरीके का था कि जहां पे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जहां आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आप वहां पे ग्राफ दे सकते हो। तो लिमिटेशन नहीं है, जो भी चीज आप करते हो दैट शुड सब्सटेंशिएट जो आप कहना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को। तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है अपने को कि मतलब हर चीज में डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनते हैं तो बनाएं, नहीं बनते हैं तो नहीं बनाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे। जहां आप कर सकते हैं वहां जरूर करिए, वहां अप्रिशिएबल है कि वो करने चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि आप करें ही करें। ठीक है, और किसी को कोई बात कुछ कहनी है या कुछ बोलना है या कुछ शेयर करना है या कोई डाउट है? नो वन? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो कल के हम लोगों ने केस स्टडीज डिस्कस किए थे, मतलब डिस्कस नहीं किए थे, उसको ओवरव्यू देखा था, तो आई वांट यू टू राइट दोज केस स्टडीज। मैं अभी थोड़ी देर में आपको रेस्ट ऑफ द 5 केस स्टडीज विल आई ऑल्सो शेयर, या तो कल मॉर्निंग में कर दूंगा, और आप उन 5 को कर लें। कल हम लोग केस स्टडीज का डिस्कशन करेंगे और लाइव आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। जो पुरानी कॉपीज हैं वो हम चेक नहीं कर पाए, वो दैट वाज माय फॉल्ट, आई वाज नॉट वेल, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दे दें चेक करके कल तक। कल लाइव आंसर राइटिंग सेशन वी विल कंडक्ट अराउंड 2 o'clock। टॉपिक्स उसके अभी वापस बता देते हैं आपको कि कौन से टॉपिक्स रहेंगे। जी नितिका बताइए, कुछ कहना है आप? हेलो? नो सर।
ठीक है, थैंक यू। You may leave now. Bye bye. मोदी जी कुछ इच्छा रहेगी क्या?